हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड जो मोटरसाइकिल्स के इंजन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले तो बेसिक लेवल पर जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है। उसके बाद में जानेंगे कि कौन से टाइप का क्या तो बेनिफिट है और क्या नुकसान है, लॉन्ग टर्म में किस में क्या दिक्कत आने वाली हैं और किस टाइप की बाइक के लिए किस टाइप का सेटअप सबसे बेस्ट सूटेबल रहता है। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो काफ़ी नॉलेज पैक्ड वीडियो है वो रहने वाली है। मेक श्योर आप इसको पूरा देखें। ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है उससे शुरू करते हैं। तो नॉर्मल जो कम्यूटर इंजन्स हैं उनके अंदर जनरली आपको एयर कूल्ड सेटअप देखने को मिलेगा और नाम से ही पता चल रहा है एयर कूल्ड। दैट मीन्स कि ये इंजन हवा से ठंडे होते हैं या फिर हवा से अपनी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है उसको मेंटेन करते हैं। तो इसमें आपको सिलेंडर और सिलेंडर हेड के ऊपर ये फिन्स देखने को मिल जाएंगे। जब टेम्परेचर राइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये खुद भी गर्म होंगे और इनके बीच में जो ये कैविटीज़ हैं इनमें से जब हवा पास होगी तब इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होगा और इस तरीके से अपनी टेम्परेचर रेंज को मेंटेन रखते हैं। अब बाइक्स में आगे इंजन है तो हवा बहुत ही आसानी से लगती है, इसलिए इसमें इस तरीके का सेटअप है। स्कूटर्स में पीछे की साइड इंजन होता है तो उनमें एक फ़ैन लगा रहता है जो कि इसी काम को करने के लिए बना है। वो फोर्सफुली जो इंजन है उसको हवा देता है, बिकॉज पीछे की साइड नॉर्मली हवा जाना इतना इजी नहीं है। ऑन दैट नोट अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सेटअप को नॉर्मली समझने के लिए। तो ये है ऑयल कूल्ड सेटअप। इसमें एयर कूलिंग के लिए फिन्स लगे हुए हैं नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन की तरह, और एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी हुई है वो है ये ऑयल कूलर। ये बेसिकली एक रेडिएटर है, इसके अंदर जो इंजन के अंदर ऑयल चलता है वही आकर के सर्कुलेट होता है और थोड़ा सा उसका टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंजन ना सिर्फ बाहर से ठंडा होता है बल्कि अंदर से भी जो इसके हॉट स्पॉट्स हैं वो भी थोड़े से ठंडे रहते हैं। एंड दैट इज हाउ ऑयल कूलिंग वर्क्स। और फिर बारी आती है सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम की, जो कि है लिक्विड कूलिंग। तो इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये लिक्विड से ठंडा होने वाला इंजन है। इसमें कूलेंट चलता है, बड़ा सा आपको रेडिएटर देखने को मिल जाएगा, पूरी की पूरी कूलेंट की लाइंस वगैरह होती हैं और जो सिलेंडर और सिलेंडर हेड होता है उसके अंदर चैनल्स बने रहते हैं जिनके अंदर से कूलेंट है वो चलता है। इस सिस्टम में आपको थर्मोस्टेट देखने को मिलेगा, वाटर पंप देखने को मिलेगा और ये सिस्टम काम करता है यहाँ पर इस रेडिएटर के अंदर से जब वो कूलेंट फ्लो होगा तो इसमें भी फिन्स लगे रहते हैं। जब हवा इसके अंदर से पास थ्रू होगी तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, जिसकी वजह से ये इंजन अपना जो ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाता है। इसमें पानी यूज होता था पहले, लेकिन उसमें रस्टिंग वगैरह के इश्यूज आते थे, दैट्स वाई अब कूलेंट यूज होने लग गया है। ट्रैफिक कंडीशंस में बिकॉज ये ओपन इंजन नहीं है और अगर ओपन होता तो भी इसमें फिन्स वगैरह नहीं होते हैं तो ये डायरेक्टली हीट डिसिपेट नहीं कर सकता है। इसके लिए फैन लगा रहता है रेडिएटर के पीछे, जो कि जब हवा डायरेक्ट हवा नहीं मिल रही होती है तब काम करता है। जैसे आप हाईवे स्पीड्स पकड़ेंगे तब फैन जो है वो काम नहीं करता है, ये भी डायरेक्टली हवा के प्रेशर से जब हवा इसमें से पास थ्रू होती है तो वो गर्मी है उसको सोखती जाती है और ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है। तो ये तो हो गया सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन, ऊपरी ऊपरी सतह का जो ज्ञान है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। लेकिन अब एक एक सिस्टम को पकड़ते हैं और उसकी बारीकियां जानते हैं, क्या कुछ उसमें और ज़्यादा डिटेल में जाना जा सकता है और फायदे और नुकसान क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं एयर कूल्ड सेटअप से। इसमें एज आई सेड अर्लियर हवा है वो चैनलाइज होती रहती है और ये ठंडे हैं वो होते रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन ड्रॉबैक है वो है इनकी टेम्परेचर रेंज। ये कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज पर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीइंग एयर कूल्ड हवा का टेम्परेचर कैसा है, कैसी कंडीशंस में बाइक चल रही है, उसके हिसाब से इनकी जो टेम्परेचर रेंज है उसको बहुत ही वाइड रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी जो इंजीनियरिंग है वो उतनी ज़्यादा टाइट, उतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेटल जो है वो जब गर्म होगा तो एक्सपैंड होगा, ठंडा होगा तो श्रिंक होगा, और क्योंकि इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं है, इनकी टेम्परेचर रेंज फिक्स नहीं है, तो जो क्लियरेंसेज हैं वो उसी हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती हैं कि ये बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर काफ़ी देर तक रहें तो भी चलते रहें और बहुत ही गर्म टेम्परेचर पर चले जाएं तो भी चलते रहें। तो उसकी वजह से
पावर जो है वो इन इंजन से उतनी नहीं निकाली जा सकती है, निचोड़ जो है वो पूरा कैपेसिटी के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजन्स हैं जो 300, 400, 500 सीसी के हैं, इवन 800, 1000, 1200 सीसी के भी जो एयर कूल्ड इंजन्स आते हैं वो ना के बराबर पावर प्रोड्यूस करते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो एयर कूल्ड हैं, एफिशिएंट उतने ज़्यादा नहीं हो सकते हैं वो। लेकिन फिर इनको काम में क्यों लिया जाता है? वेल, उसका आंसर है सिंप्लिसिटी। इसमें कुछ भी नहीं है मेंटेनेंस करने के नाम पर। कूलिंग से रिलेटेड इस इंजन की आपको सिर्फ वॉशिंग करनी है, इसके फिन्स वगैरह चोक ना हो जाएं, बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसमें और कुछ भी नहीं है जो कि ख़राब हो सकता है या आपको बदलना है या उसकी सफाई करनी है या उसकी सर्विस करनी है। तो कुछ भी नहीं है तो मेंटेनेंस चीप हो गई, और कुछ भी नहीं है तो इनकी मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग भी चीप हो गई। दैट इज़ वाई ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स में सेटअप जो है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, या फिर हाईवे क्रूजर्स टाइप की जो बाइक्स होती हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनमें आप इंजन को रिलैक्स रखना चाहते हो, इसलिए बड़ा इंजन काम में लिया जाता है, कम पावर जनरेट करता है, तो वो कई लाख किलोमीटर तक चल जाता है। तो ये है सारा एयर कूल्ड का मसला। आई होप आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी। एयर कूल्ड इंजन्स के लिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दूं तो वो ये है कि ये सस्ते हैं, इजी टू मेंटेन हैं, अफोर्डेबल हैं, रिलायबल भी हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस हम कैसे क्रॉस करें? वो हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करके, इस केस में ऑयल कूलर। तो जो ऑयल कूल्ड इंजन है वो सबसे पहले जो एयर कूलिंग वाले फिन्स हैं उनको यूज़ करता है एक्सटर्नल अपनी जो हीट है उसको डिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके अंदर जो इंजन ऑयल चल रहा है उसको भी थोड़ा ठंडा कर दें तो हम इससे थोड़ी सी और ज़्यादा पावर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी इसकी जो टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है जो वाइड थी एयर कूलिंग में, उसको थोड़ा सा नैरो कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम पावर भी निकाल लेंगे, टेम्परेचर रेंज भी हमारी थोड़ी कंट्रोल्ड हो गई, तो हमारी इंजीनियरिंग और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी, और रिलायबिलिटी जो है इंजन की पावर निकालते हुए भी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो उसके लिए ये सेटअप यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एक रेडिएटर ही है। इसके अंदर हमारा जो इंजन ऑयल है वो जो इंजन के अंदर सर्कुलेट हो रहा है वही इसमें सर्कुलेट होता है। और उस सेटअप को एक्सप्लेन अगर मैं करना चाहूँ तो बेसिकली जो ऑयल है वो हमारा इसके अंदर आता है, ऑयल पंप है वही इसके अंदर फ्लो कर रहा है इंजन ऑयल को, और वो ये जो लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, इनके अंदर घूमता है। अब ये लाइंस हैं, इनके अंदर ऑयल आएगा, गर्म होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, तो ये भी गर्म होंगी। फिर इनकी जो गर्मी है उसको सोखने के लिए ये जो जिगजैग पैटर्न है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इनको फिन्स बोलते हैं। ये फिन्स लगाए गए हैं, तो इनकी जो हीट है वो इन फिन्स ने एब्जॉर्ब कर ली, और इन फिन्स के अंदर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है इन फिन्स के अंदर से गुजरने वाली हवा। और वो हवा जब इनकी हीट को एब्जॉर्ब करती है तो हमारा जो इंजन ऑयल है उसका टेम्परेचर होता है थोड़ा सा डाउन, जिसकी वजह से वो जो हॉट स्पॉट्स हैं इंजन के अंदर, उन पर्टिकुलर पार्ट्स पर जब वो ऑयल जाता है तो उनकी वो जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये साइकिल रिपीट होती है, और थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड वे में हमारे इंजन का रहता है। लेकिन इसकी भी ऑफ कोर्स लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन तो यही है कि ट्रैफिक के अंदर ना तो इसमें कोई पंखा लगा है, ना इसमें हवा फ्लो हो रही है, तो ये इंजन अपने आप को उतना एफिशिएंटली ठंडा नहीं कर पाता है। कोई भी ऐसा सिनेरियो पकड़ लीजिए जिसमें इंजन को हवा नहीं मिल रही है, तो ना एयर कूलिंग एफिशिएंटली काम करेगी और ना ही ऑयल कूलिंग एफिशिएंटली काम करेगी। लेकिन फिर इसको यूज़ क्यों करते हैं? वेल, ये सस्ता है। लिक्विड कूलिंग के कंपैरिजन में ये सस्ता है। खाली 2 पाइप हैं, एक रेडिएटर लगा हुआ है, एंड दैट्स इट। एक जो ऑयल पंप होता है उसको हमें थोड़ा सा हैवी करना पड़ता है ताकि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा जो ऑयल का सर्कुलेशन हो रहा है उसको वो हैंडल कर पाए। लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अब ये एक ऑफ रोड बाइक है तो इसमें आगे की साइड प्रोटेक्टर भी लगाया गया है ताकि कंकर पत्थर लग करके ये टूट ना जाए। और इसको यूज़ करने का इस बाइक के अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, तो ये बाइक थोड़ी सी सस्ती हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ रोड ओरिएंटेड बाइक है, थोड़ा सा इस इंजन से पावर ज़्यादा निकालनी थी तो इसलिए हमने ऑयल कूलिंग यूज़ कर ली। लिक्विड कूलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ये थोड़ी सी ऑफ रोड सेंट्रिक बाइक है, तो ऑयल कूलिंग में जो रेडिएटर है वो छोटा रहता है। अगर इसको लिक्विड कूल बनाते तो रेडिएटर बड़ा होता, पंप लगता, पाइपें लगती, मेंटेनेंस मुश्किल होती उसकी,
तो उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये एक बीच का सिनेरियो है जिसमें हमने एयर कूलिंग का फ़ायदा भी ले लिया और एयर कूलिंग की जो सिंप्लिसिटी है उसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन कर लिया, इंजन को अंदर से ठंडा भी कर दिया, और लिक्विड कूलिंग जितना जो खर्चा है, जो मेंटेनेंस है, वो भी हमें देखने को नहीं मिली। तो इसलिए आपको बहुत सारी जो इस टाइप की बाइक्स हैं, चाहे वो आपकी ये ऑफ रोड सेंट्रिक बाइक हो गई, चाहे कुछ एक एडवेंचर बाइक्स हो गई, या फिर कुछ ऐसी सिटी बाइक्स भी हैं जिनमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस निकाली जाती है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होने लगती हैं, तो उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम ऑयल कूलिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी भी हम इंजन से पूरी जो पावर है उसको नहीं निचोड़ पा रहे हैं। तो उसके लिए हम सिस्टम को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं और यूज़ करते हैं लिक्विड कूलिंग को। लिक्विड कूलिंग अभी तक का सबसे एफिशिएंट तरीका है एक इंजन की टेम्परेचर रेंज को वाइड से एकदम नैरो लेकर के आने का, क्योंकि इसमें जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं सिर्फ तभी इंजन है वो ठंडा रहता है और उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो उस रेंज के अंदर नहीं रहता है। लेकिन इसमें थर्मोस्टेट दिया जाता है जिसकी वजह से इंजन जल्दी से जल्दी अपना जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसके ऊपर आ जाता है, और फिर लिक्विड कूलिंग इतनी एफिशिएंटली काम करती है कि इंजन जो है वो उसी रेंज के अंदर रहता है। एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज है इंजन की, उसी के अंदर इंजन अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से हम इसकी जो इंजीनियरिंग है उसको और ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं, और ज़्यादा जो टॉलरेंसेज हैं उनको टाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेटल है वो इस लिमिट से ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और ठंडा भी हम उसको ना के बराबर टाइम के लिए ही रख रहे हैं। तो इसकी वजह से एक छोटे से इंजन से भी हम बहुत सारी पावर है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 200 सीसी का इंजन है, हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लिक्विड कूलिंग की वजह से भी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। वो ये कि नॉर्मली जहाँ 17-18 हॉर्स पावर आपको एक 200 सीसी के ऑयल कूल्ड या फिर एयर कूल्ड इंजन से देखने को मिलती है, वहीं पर हम एक 200 सीसी के इंजन से रिलायबली 25 हॉर्स पावर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमने कंट्रोल कर दिया, जो इंजीनियरिंग है उसको हमने और ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया, टॉलरेंसेस को हमने और ज़्यादा टाइट कर दिया, और कंप्रेशन रेशियो को भी हमने बढ़ा दिया। कंप्रेशन रेशियो जब बढ़ता है तब इंजन गर्म और ज़्यादा होता है, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रेडिएटर उस साइज़ का लगा दिया है, तो अब इंजन अपनी ऑप्टिमम ऑपरेटिंग रेंज जो है उसी में ऑपरेट करेगा। और इसमें आपको अगर मैं दिखाऊं तो कोई भी फिन्स नहीं है, आप देख सकते हैं, ना तो सिलेंडर पर कोई भी फिन्स है, ना ही सिलेंडर हेड पर कोई भी फिन्स है, बल्कि इनके अंदर कूलेंट गैलरीज हैं, इनके अंदर ऐसी लाइंस हैं जिनके अंदर जो कूलेंट है वो चलता रहता है, और वो कूलेंट सर्कुलेट हो उसके लिए यहाँ पर किसी इंजन में और कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस इंजन में यहाँ पर वाटर पंप दिया गया है, तो ये पंप घूमता है जब इंजन चलता है तब, और उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो सारा का सारा होता है। और थर्मोस्टेट जो है वो डिसाइड करता है कि जो सर्कुलेशन है उसको पूरा कब होने देना है। जब तक इंजन एक लेवल तक गर्म नहीं हो जाता तब तक थर्मोस्टेट बंद रहता है, और ये जो कूलिंग लाइंस हैं ये कुछ इस तरीके से डिजाइन्ड है कि कूलेंट जो है वो बाईपास होता रहता है। जो मेन जो गर्म एरिया है, जो सिलेंडर ब्लॉक और हेड का जो एरिया है, उसके अंदर जो कूलेंट का सर्कुलेशन है वो तब तक नहीं होता है जब तक इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर ना आ जाए। फिर उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थर्मोस्टेट जो है वो खुलता है, और जो लिक्विड का कूलेंट का जो सर्कुलेशन है वो होता है। और इसमें भी जो रेडिएटर है उसमें भी वो लाइंस होती हैं। अब क्योंकि इसका जो रेडिएटर है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, और उसके अंदर फिन्स देखने को मिलेंगे। उन फिन्स के अंदर से जब हवा जाएगी तब वो हवा उस गर्मी को सोख लेगी, और कुछ इस तरीके से इस सेटअप का जो टेम्परेचर है वो हमारा मेंटेन रहेगा। और इसमें ट्रैफिक में क्योंकि फिन्स वगैरह तो है ही नहीं, तो ये इंजन खुद से तो खुद को ठंडा कर ही नहीं सकता है, तो उसके लिए रेडिएटर के पीछे पंखा लगाया जाता है, ताकि जब हवा नहीं मिल रही हो तो पंखा चले और एक आर्टिफिशियल एयर फ्लो है वो जनरेट हो सके, जिसकी वजह से जो ये कूलिंग साइकिल है वो चलती रहे और हमारा इंजन जो है वो ऑपरेटिंग रेंज पर काम करता रहे। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, ऑफकोर्स सी बात है। सबसे पहला तो ड्रॉबैक है कि इसमें इतना सारा तामझाम लगा है कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
अब ऑफ कोर्स सी बात है, इसका जो इंजीनियरिंग है वो प्रिसाइज की है हमने, इसमें पावर भी ज़्यादा जनरेट की है तो उसकी कॉस्ट भी एडिशनली ऐड हो रही है। लेकिन इस सेटअप की भी अगर बात करें तो वाटर पंप एक्स्ट्रा लग गया, फिर कूलेंट की लाइंस वगैरह एक्स्ट्रा लग गई, थर्मोस्टेट एक्स्ट्रा लग गया, रेडिएटर बड़ा लगाना पड़ा है, उसके बाद में रेडिएटर की जो एक्सपेंशन टैंक होती है वो अलग से लगानी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज होती है। फैन भी लगा हुआ है, फिर फैन के लिए एक्स्ट्रा वायरिंग करनी पड़ती है, टेम्परेचर सेंसर लगाना पड़ता है, रिले लगानी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो ऑफकोर्स सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको इंक्रीज करेगा ही करेगा। और जब इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो सीधी सी बात है मेंटेनेंस भी बढ़ेगी, पाइप फट सकती है, वाटर पंप खराब हो सकता है। और इसमें एक वाटर पंप की सील आती है जो कि इंजन ऑयल और वाटर पंप को सेपरेट रखने का काम करती है। और ऐसे ही ऊपर की साइड भी एक हेड गैस्केट लगता है जो कि इंजन ऑयल, हेड गैस्केट तो वैसे सभी बाइक्स में लगता है बट इसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि वो इंजन ऑयल और कूलेंट को सेपरेट रखने का काम करता है। तो उसकी भी एडिशनल मेंटेनेंस हो जाती है। और ऊपर से जो एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन है ना वो थोड़े बहुत ओवर हीट हो जाए तो भी चलता है। लेकिन लिक्विड कूल इंजन अगर ओवर हीट हो गया तो उसका हेड गैस्केट तो डेफिनेटली आपको बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो फिर इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स होने लग जाएगा और उसके बाद में तो इंजन ही कबाड़ा हो जाएगा अगर आपने टाइमली नोटिस इन चीज़ों को नहीं किया और मेंटेन नहीं किया। तो जेब पे खरीदने में भी भारी है और मेंटेन करने में भी भारी है। और मान लो इस सेटअप को अगर हम किसी ऑफ रोड बाइक में लगा देते हैं और उससे हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं तो चांसेस हैं कि किसी भी कंकर पत्थर की वजह से पाइप है वो कट सकती है, फट सकती है, जो रेडिएटर है वो डैमेज हो सकता है। और इंडियन रोड्स का तो आपको पता ही है, तो अगर आप रेडिएटर के आगे प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करोगे तो नॉर्मली भी कोई कंकर पत्थर लग करके आपके रेडिएटर को डैमेज कर देगा और वहाँ से फिर जो कूलेंट है वो लीक होने लग जाएगा और फिर बाइक गर्म होगी तो उसको आप चला भी नहीं पाओगे। तो एयर कूल्ड इंजन में ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं था, आप अपने घर सुरक्षित पहुँच सकते हो क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं खराब होने को। ऑयल कूलिंग वाले जो इंजन्स आते हैं उनमें ज़रूर अगर ऑयल लीक हो रहा है तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उसको रिपेयर करना इजी है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड कूलिंग वाले सेटअप को। तो जैसे जैसे हम सेटअप ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज होती है, मेंटेनेंस इंक्रीज होती है और जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप आता है। हालांकि मॉडर्न इंजन्स हैं उनमें इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए इंजीनियरिंग है वो की जाती है, बट फिर भी यार एक से दो अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसकी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस है वो तो डेफिनेटली ऐड होने वाली है। तो इसलिए आप ये जो लिक्विड कूलिंग वाला सेटअप है वो अफोर्डेबल कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स में नहीं देखोगे। ये सेटअप आपको हाई एंड एक्सपेंसिव बाइक्स हैं या फिर स्पोर्ट्स बाइक्स हैं या फिर जो पावर के लिए बनाई गई हैं, एस्पिरेशनल वैल्यू जिनकी है, उन्हीं में आपको ये सेटअप है वो देखने को मिलेगा। तो दिस इज लिक्विड कूलिंग फॉर यू। तो गाइज ये था कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड इंजन्स का, कौन सा सेटअप किस तरीके से काम करता है, नुकसान फ़ायदे क्या हैं और कौन सा सेटअप किस टाइप की बाइक के लिए सूटेबल है। आई होप इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर ऐसा है, आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप यूट्यूब पर इतना कंटेंट देखते हैं, आई थिंक आपको पता ही है कि क्रिएटर की सपोर्ट किस तरीके से होती है। तो वो बता करके आपका टाइम मैं ख़राब नहीं करने वाला हूँ। बस इतना बोलूँगा, अगर आपको कोई कमेंट है, कोई आइडिया है वीडियो के लिए तो प्लीज़ करना। और ऑन दैट नोट इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।